हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर कंटिन्यू यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किया था। ना हियर वी आर स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 11। अब जो 11 का क्वेश्चन है वो क्या है? एक्सप्लेन वाई अमोनिया इज़ बेसिक वाइल बिस्मेथाइन इज़ फेबली बेसिक। अमोनिया क्या है कि बेसिक है और बिस्मेथाइन जो है वो लेस बेसिक है। इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हम अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ये स्मॉल साइज़ का है और इसके स्मॉल साइज़ होने की वजह से इस पे जो लोन पेयर होते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, अब ये लोन पेयर क्या होता है, स्मॉल रीजन में ही फैला हुआ है, ठीक है। तब इसमें स्मॉल रीजन में ये इलेक्ट्रॉन्स इतने फैले हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। अब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नाइट्रोजन में कौन से फैमिली है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। तो ये इसकी फैमिली मेंबर में जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होती है। अब साइज़ जब इंक्रीज़ होती है तो जैसे बिस्मेथाइन है, ठीक है, अब इसकी साइज़ इंक्रीज़ हुई है। अब इसके ऊपर इसका एरिया इंक्रीज़ हुआ है। अब इसका एरिया इंक्रीज़ हुआ है तो जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएंगे, इसके ऊपर जो लोन पेयर है इसकी डेंसिटी, कंसनट्रेटेड एरिया इसका बढ़ गया। अब एरिया बढ़ा तो इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई। तो जो अमोनिया में हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, NH3, अब इसके ऊपर जो लोन पेयर है और बिस्मेथाइन के पे जो लोन पेयर है और हाइड्रोजन है, ठीक है, बिस्मेथाइन के हाइड्रोजन और ये लोन पेयर। अब इन दोनों में रिपल्सन किस में ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन में, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है। अब इसकी साइज़ छोटी है तो यहाँ रिपल्सन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होगी, ठीक है, इंक्रीज़ होगी। लेकिन ये जो बिस्मिथाइन है इसमें रिपल्सन जो होगा वो कम होगा, लेस रिपल्सन होगा। अब लेस रिपल्सन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रिपल्सन नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स लेस डोनेट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो अमोनिया होता है वो मोर बेसिक होता है एज़ कम्पेयर टू बिस्मेथाइन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी अमोनिया में ज़्यादा है इसलिए वो बेसिक है, और बिस्मेथाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटमिक मॉलिक्यूल एंड फॉस्फोरस एज P4 वाई। एक्सप्लेन करना है कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में, और जबकि फॉस्फोरस है वो P4 में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा क्यों है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो नाइट्रोजन जो है वो कैसा है? स्मॉल साइज़ है, ये नाइट्रोजन खुद छोटा है, ठीक है। तो इसके पास टेंडेंसी है ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सके। और ये मल्टीपल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, यहाँ देखो, ये ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल खाली होती है ये आपस में ओवरलैप होके बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो n ट्रिपल बॉन्ड, n की इनकी ओवरलैपिंग होके ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना। नेक्स्ट क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये p पाई मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्म करने की टेंडेंसी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और डिक्रीज़ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लार्जर साइज़। नीचे जब जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं साइज़ क्या होती है इनकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं इनकी साइज़ इंक्रीज़ होती है। अब साइज़ जब इंक्रीज़ होती है तो ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो N2 में एग्जिस्ट करता है और फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, ओके। नेक्स्ट इज write the main difference between the properties of white phosphorus and red phosphorus। white phosphorus और red phosphorus की डिफरेंस लिखने हैं हमें। तो white phosphorus कैसा है? इट इज़ ए सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है और वैक्सी सॉलिड है। वैक्सी सॉलिड जैसे कैंडल्स होते हैं, कैंडल है, घी है, उस टाइप के वैक्सी सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। और इसकी जो स्मेल होती है वो गार्लिक की तरह होती है, ठीक है। अब रेड फॉस्फोरस जो होता है वो कैसा है? हार्ड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे कि सॉल्ट होते हैं उस तरीके का ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसका कोई स्मेल नहीं है रेड फॉस्फोरस का। ना जो वाइट फॉस्फोरस है ये पॉइजनस है, लेकिन जो रेड फॉस्फोरस है ये नॉन पॉइजनस है।
वाइट फॉस्फोरस वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में सॉल्युबल होते हैं। और जो हमारा रेड फॉस्फोरस है ये दोनों में ही इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में भी इनसॉल्युबल होते हैं एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं? वाइट फॉस्फोरस कैसा है? पहले सॉफ्ट है, वैक्स की तरह सॉलिड है। ठीक है, और इसकी गार्लिक की तरह स्मेल होती है। वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस भी है और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। नाउ नेक्स्ट इज इट अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन इन एयर। एयर में ये मतलब हाईली रिएक्टिव है, एयर के साथ इजीली कंबस्ट कर जाता है। लेकिन जो रेड फॉस्फोरस है वो लेस रिएक्टिव है, ये एयर में रिएक्ट नहीं करेगा। जो वाइट फॉस्फोरस हैं ये दोनों में एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड स्टेट और वेपर स्टेट में, P4 मॉलिक्यूल में। P4 में ये एग्जिस्ट होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखो रेड फॉस्फोरस कैसा है, ये भी इनका टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। देखो इसमें भी 4 हैं, लेकिन ये चारों मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ये सीधे एक 4 हो गए, ये दूसरे 4 हो गए, ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ये ऐसे होते हैं रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये रेड फॉस्फोरस जो है वो सिंपल आपको मैचस्टिक्स में देखने को मिल जाते हैं, और ये वाइट फॉस्फोरस क्रैकर्स में, कुछ क्रैकर्स में यूज़ होते हैं, एक्सप्लोजिव में यूज़ होते हैं। ठीक है, नाउ वाई डज नाइट्रोजन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी लेस देन फॉस्फोरस? नाइट्रोजन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस के कंपेयर में लेस। क्यों ऐसा है? कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे कार्बन में हमने देखा है कि ये कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी मतलब क्या है? ये लॉन्ग चैन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड चैन फॉर्म कर सकते हैं, और साइक्लिक रिंग ब्रांच चैन इस तरीके के ब्रांच बना सकते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ये फॉर्म कर सकते हैं। ये होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब इसमें नाइट्रोजन लेस कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है और फॉस्फोरस मोर। तो इसका रीज़न क्या है? तो जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है फॉस्फोरस में और नाइट्रोजन में, ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने में जो इसके बॉन्ड होते हैं ये वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। फॉस्फोरस की सिंगल बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, और इसकी बॉन्ड जो है वो वीक है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाता है। तो जब इसकी ओवरलैपिंग होती है, नाइट्रोजन की ओवरलैपिंग होती है ना, ठीक है, तो देखो जब इसने एक बॉन्ड बनाई है तो इसके पास ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, तो इसने एक बॉन्ड फॉर्म कर दिया, लेकिन बाकी के जो लोन पेयर रह गए, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी लोन पेयर हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन इतना ज़्यादा होता है कि ये बॉन्ड आपस में ही रिपल करते हैं। अब रिपल करते हैं तो एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। तो नाइट्रोजन जब इसका जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है इजीली, तो ये लॉन्ग चेन फॉर्म नहीं कर सकता। इसकी रिपल्सन की एक चैन जो है वो फॉर्म नहीं हो पाती है, और रिपल्सन की वजह से ब्रेक हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस जो है वो फॉर्म कर सकता है इजीली, क्योंकि इसके पास रिपल्सन कम है। पी ऑर्बिटल में ये पी सिंगल बॉन्ड में ही एग्जिस्ट करता है, तो ये तो फॉर्म कर सकता है इजीली, लेकिन नाइट्रोजन नहीं। तो जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो लेस कैटेनेटिक प्रॉपर्टी शो करता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। नाउ द नेक्स्ट इज गिव द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस। मतलब इसकी हमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखनी है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होता है? मतलब रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, तो वो होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तब हमें इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखनी है। तो ऑल्सो फॉस्फोरस जब डिस्प्रपोर्शनेट होगा कि इसको हीट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, 160 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करेंगे, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, जिसमें ये फॉर्म करता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और फॉस्फीन। ठीक है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फीन शो करता है, जिसमें
फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑर्थोफॉस्फोरस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 और फॉस्फीन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3। तो इस तरीके का रिएक्शंस को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इज कैन PCl5 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट? क्या PCl5 रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है? इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो PCl5 कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCl5 सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। अब वो किस पे हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है? तो देखते हैं। तो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +5। फॉस्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ठीक है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इन द PCl5 फॉस्फोरस इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। PCl5 में भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ठीक है। However, it can decrease its oxidation state। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे अब क्या होगा, इससे डिक्रीज होगा, इससे इंक्रीज हो नहीं सकता क्योंकि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही इतनी है। इससे ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं होगा, मतलब इससे ये अब डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज तो होने के वाला नहीं है। जब ये डिक्रीज होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये +3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, ठीक है, तो यह हम मान सकते थे कि ये PCl5 में अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता तो ये इंक्रीज हो जा सकता था, ठीक है। अब इंक्रीज होता तो ये +5 तक आ सकता था, ठीक है, तो ये इंक्रीज होता, तब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता था। लेकिन अभी क्या है कि ऐसा है नहीं, ये तो +5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये इसकी हाईएस्ट है, तो इससे डिक्रीज होगी, इससे इंक्रीज नहीं होगी, तो जिसकी वजह से ये सिर्फ ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह ही काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइड्राइड फॉर्मेशन। इनके प्लेसमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है किसके टर्म में? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, ऑक्सीडेशन स्टेट के और हाइड्राइड फॉर्मेशन के। तो फर्स्ट हम देखते हैं एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो फर्स्ट क्या है, और इस ग्रुप को हम कलेक्टिवली कहते हैं चाल्कोजेंस, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली जिस तरह से कहते हैं उसी तरीके से इसको चाल्कोजेन भी कहते हैं, सॉरी कैलोजन। नाउ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इसकी तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? NH2Np4, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसकी वजह से ये +2 से लेके -2 और +6 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाउ एज फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में देखते हैं। तो एज द एलिमेंट हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसकी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखे कि 6 है, N4, ठीक है। तो इसकी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये इस कंप्लीट केस की तरह होने जाएंगे, इनर्ट की तरह। तो 8 ऑक्सीडेशन, इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाउएवर ऑक्सीजन प्रीडोमिनेटली शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इट्स ऑल्सो एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट -1। जो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कंपाउंड है, जैसे कि H2O2 में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और O2 ऑक्सीजन में ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और OF2 जैसे कंपाउंड में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्शनल है, यहाँ पे ये अलग शो करता है, नॉर्मली ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
तो इसकी जो स्टेबिलिटी है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है एज डाउन द ग्रुप जाने में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इज डिक्रीज। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। तो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, हैवियर एलिमेंट्स, ऑक्सीजन में कौन से ऑक्सीजन के फैमिली मेंबर्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम। ये सारे एलिमेंट्स +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और ऐसा क्यों है कि ये ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बिकॉज दे हैव डी ऑर्बिटल, इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एसेशनल केस में ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड के फॉर्मेशन में दिस एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स। ये जब हाइड्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये फॉर्म करते हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन और जो सल्फर है, ये दो तब के हाइड्राइड्स बनाते हैं। एक होता है H2E और दूसरा है H2E2। तो ये तो सारे एलिमेंट्स इस तरह के हाइड्राइड शो करते हैं, लेकिन जो एस टाइप का हाइड्राइड है, ये ऑक्सीजन और सल्फर ही शो करते हैं, इस तरह के हाइड्राइड्स। एग्जाम्पल में जैसे हम देखें, पेरोक्साइड है H2O2, ये ठीक है, तो इस तरीके के हाइड्राइड H2O2, फिर H2H2, इस तरीके के हाइड्राइड्स शो करते हैं। और ये हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, वॉलेटाइल इन नेचर में वॉलेटाइल होते हैं, इजीली इवोपरेट हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज वाई डाईऑक्सीजन ए गैस बट सल्फर इज सॉलिड। क्यों, जो ऑक्सीजन है ये गैस है और जो सल्फर है ये सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। तो जो ऑक्सीजन की फैमिली है, ठीक है, इसमें कौन से फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, ये सारे हैं। ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट वन, ऑक्सीजन जो है सबसे छोटा है और सल्फर उससे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें छोटा क्यों है, क्योंकि इसमें 2 ही सेल है और इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, इसमें 3 सेल है, जिसकी वजह से इसकी साइज़ इंक्रीज होती है। अब ऑक्सीजन जो है इसकी साइज़ छोटी है तो ये फॉर्म कर सकता है p बॉन्ड। नाइट्रोजन में भी हमने ये देखा था कि ये p बॉन्ड इजीली फॉर्म कर लेगा ओवरलैपिंग के से। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड O2 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये फोर्सेस ऑक्सीजन में होती हैं। ठीक है, लेकिन ये वीक हो जाती है, इसकी जो वीक वेंडर वाल फोर्स है वो डिक्रीज होने लगते हैं व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप। जब नीचे ग्रुप में जाते हैं तो ये इंक्रीज होने लगती है। अब इससे इंक्रीज होने से क्या होता है, विच कोजेज एग्जिस्ट टू इन गैस, जिसकी वजह ये वीक वेंडर वाल फोर्स की वजह से ये गैस में एग्जिस्ट करता है। और जैसे जैसे ये वेंडर वाल फोर्स इंक्रीज होने लगते हैं ये आ जाते हैं सॉलिड फॉर्म में। देखो जैसे सल्फर है तो सॉलिड p डबल बॉन्ड फॉर्म भी नहीं कर पाता क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये d बॉन्ड फॉर्म करता है। तो एम्प्टी को सल्फर जो है H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है पक्का स्ट्रक्चर, जो हमने सल्फर के स्ट्रक्चर में देखा था कि क्राउन की तरह के इसके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। कौन से बॉन्ड से है, ये बॉन्ड होता है सल्फर का कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन छोटी साइज़ है, सल्फर की साइज़ बड़ी है, ऑक्सीजन p बॉन्ड बनाता है, सल्फर जो है वो p बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। और इसमें जो वेंडर वाल फोर्स है वो ऑक्सीजन में वीक है और डाउन द ग्रुप आने पे सल्फर में इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना हम लिखेंगे इसमें। नाउ नोविंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर द वैल्यूज ऑफ दिस
एंड क्या करना है, तो हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑक्साइड हैविंग O2 माइनस स्पीसीज एंड O माइनस नॉट। मतलब कि जो हम कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीजन के, जैसे देखो यहाँ ऑक्सीजन है तो O से क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे O माइनस 1, और उसी में ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे क्या बन रहा है, O माइनस 2। अब वो माइनस आयन की जो एनर्जी है वो है -141 किलो जूल मोल इनवर्स, और O2 माइनस की एनर्जी है 702 किलो जूल मोल इनवर्स। अब ये दो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई इलेक्ट्रॉन्स जब इनकी एनर्जी में जब सेल में ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब एक ही पॉजिटिव एक ही नेगेटिव है, मतलब क्या, यहाँ पे नेगेटिव है मतलब कि इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्या कि इसमें हमें इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ती है, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तब उसमें जाके इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है। तब इतनी एनर्जी हमें जब देनी पड़ेगी, इतना हीट हम देंगे तो हमारा लॉस है। फिर भी ये इसके ज़्यादा कंपाउंड होते हैं और इसके कम होते हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि इस पे इसकी लेटाइस एनर्जी पे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो उसकी लेटाइस एनर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कितने स्टेबल होंगे। अब लेटाइस एनर्जी क्या है, तो द एनर्जी इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी। क्या है, एनर्जी रिलीज होती है कब, जब ऐसे आयंस, ये क्या है, आयंस है, तो ये आयंस आपस में कंबाइन होते हैं तो इनमें से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी जब रिलीज होती है तो ये एक कंपाउंड बनाता है, तो जब इसमें जो ये एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी है लेटाइस एनर्जी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लेटाइस एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो लेटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज कैरिड बाय आयंस। अब लेटाइस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके चार्ज पे, जो आइटम्स कंपाउंड में एलिमेंट्स में जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो जब मेटल कंबाइन होता है ऑक्सीजन से तो लेटाइस एनर्जी ऑफ ऑक्साइड इन्वॉल्विंग किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, O-2 की ज़्यादा है, इज मच मोर देन द O- आयंस। Hence the oxide having O-2 ions are more stable than O-। इसीलिए जो लेटाइस एनर्जी, ठीक है, किसकी ज़्यादा हुई, किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। तो चार्ज किसका ज़्यादा है, O-2 का एज़ कम्पेयर टू O-। इसीलिए जो कंपाउंड के जो इस ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं वो इसके ज़्यादा कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इसका ज़्यादा फॉर्मेशन होता है O-2 का। नेक्स्ट इज Which of the aerosol is responsible for depletion of ozone? ओजोन के डिप्लीटेशन में कौन सा एरोसोल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसमें 2 एरोसोल्स हैं वो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से, फेरॉन्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या कर देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जब पहुँचते हैं तो उनकी प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद ये फॉर्म करते हैं क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स, और ये फ्री रेडिकल्स कंबाइन हो जाते हैं ओजोन से और बना देते हैं ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीटेशन होता है। कैसे, तो Cl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ठीक है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, ठीक है, ब्रेक होते हैं तो ये फॉर्म करता है क्लोरीन का गैस फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करता है ओजोन से, ठीक है। अब ये ओजोन से रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म करता है ClO के कंपाउंड और ऑक्सीजन, ठीक है। तब ये रेडिकल क्या होता है, फिर से ब्रेक होता है, जैसे ClO है इसके रेडिकल से, तो ये आपस में फिर से रिएक्ट होने के बाद Cl रेडिकल और ऑक्सीजन का रेडिकल, ये फिर से ऐसी कंटिन्यू रिएक्शंस चलती रहती है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म करते रहते हैं, और ये जो मेन है क्या है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ब्रेक होता है और फॉर्म करता है Cl रेडिकल। अब ये Cl रेडिकल क्या करते हैं, ऑक्सीजन ओजोन से रिएक्ट करने के बाद फॉर्म कर देता है ऑक्सीजन। ओके,